और देश में लगातार घट रहे हैं कोरोना के केस। 24 घंटे में सामने आए हैं 92,596 नए केस। 24 घंटे में 2,219 लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई है। 24 घंटे में ठीक होने वाले लोगों की बात करें तो 1,62,664 लोग कोविड से ठीक भी हुए हैं। तो जो आंकड़ा है वो सामने आया है कि देश में अब कोविड की जो रफ्तार है वो थमने लगी है। कोविड के आंकड़ों में गिरावट देखने को मिली है। देश में लगातार कोरोना के केस घट रहे हैं। 24 घंटे में 92,596 नए केस सामने आए हैं। वहीं यदि कोविड से जान गंवाने वाले लोगों की बात करें तो उनकी संख्या 2,219 है। वहीं 24 घंटे में 1,62,664 लोग कोविड से ठीक भी हुए हैं। और आपको राजस्थान कोरोना अपडेट भी दे देते हैं। कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर राजस्थान में भी ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है। ये आंकड़े बताते हैं 24 घंटे में 529 केस सामने आए हैं, 32 की मौत हुई है। राजधानी जयपुर की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा यानी कि 141 केस बीते 24 घंटे में सामने आए हैं और 5 मौत हुई है। प्रदेश भर में 2,617 लोग रिकवर भी हुए हैं। प्रदेश में 13,624 एक्टिव केस है। तो आंकड़े साबित करते हैं, आंकड़े बताते हैं कि कोविड की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। राजस्थान की बात करें तो 24 घंटे में 529 केस सामने आए हैं, 32 की मौत हुई है। जयपुर में सबसे ज्यादा केस 141 सामने और 5 की मौत हुई है। और हमारे 3 सहयोगी राजस्थान के अलग अलग इलाकों से हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। सचिन कुमार जयपुर से जुड़े हुए हैं, ललित सिंह जोधपुर से और इसके अलावा सतवीर सिंह बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं राजधानी जयपुर का, जहां से सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, आपसे समझना चाहेंगे कि राजस्थान में केस संख्या जो है वो गिरती जा रही है, लेकिन राजधानी जयपुर की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा केस भी यहीं पर सामने आ रहे हैं। लगता है सचिन से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। हम ललित का रुख कर लेते हैं। ललित, जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में क्या सूरत हाल है? कोविड को लेकर क्या अपडेट सामने आ रही है? क्या केस घट रहे हैं वहां पर? देखिए, आंकड़ों में अगर बात करें तो लगातार संख्या में कमी होती जा रही है। अब महज 12 नए मरीज सामने आए हैं और लेकिन 2 मरीजों की मौत हुई है। मौत के जो आंकड़े लगातार आ रहे हैं वो एक चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि जो ग्रामीण इलाकों से मरीज सामने आ रहे हैं उनका स्कोर ज़्यादा होता है, वो सीधे आईसीयू वेंटिलेटर पर आते हैं। लेकिन जहाँ तक रिकवरी रेट की बात करें 96% रिकवरी रेट हो चुका है, तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा रिकवरी रेट का आंकड़ा है, जो कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन यहाँ पर लगा था उसका असर साफ तौर पर दिखा है। लेकिन अभी भी जरूरत इस बात की है कि जो बाजार खुल चुके हैं, जो ढील सरकार ने दी है, लेकिन उसकी ढील का फायदा नहीं उठा के गाइडलाइन की पालना करनी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी, तभी जाके तीसरी लहर को रोका जा सकता है। फिलहाल स्वास्थ्य महकमा का लगातार अलर्ट है, लगातार सैंपलिंग यहाँ पे की जा रही है, लेकिन जो पॉजिटिव दर है वो लगातार गिरी है। 12 सिर्फ मरीज सामने आए हैं और करीब 2 मरीजों की मौत हुई है। चलिए ललित, आप बने रहिए। अब रुख कर लेते हैं बीकानेर का। सतवीर सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतवीर, बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में क्या कोविड का जो आंकड़ा है वो घटने लगा है? और दूसरी बात, जिस तरीके से अनलॉक की शुरुआत हुई है तो क्या बाजार में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की या जो कोविड गाइडलाइन है उसकी पालना करते हुए दिख रहे हैं? बिल्कुल, बीकानेर की अगर बात कर ले तो राहत देने वाली खबर जरूर कही जा सकती है, क्योंकि आज मॉर्निंग रिपोर्ट की बात कर ले तो आज 13 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। लेकिन ऐसे में धीरे धीरे पिछले सप्ताह की अगर बात कर ले तो आंकड़े में धीरे धीरे कमी आई है, इसलिए एक राहत देने वाली खबर जरूर कही जा सकती है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं। फिलहाल अनलॉक की स्थिति मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अभी सादुल सिंह सर्किल पर हूं और यहाँ पर जो लोग हैं वो पूरी तरीके से बाहर निकले हुए हैं और इसके साथ ही जो बाजार है वो भी पूरी तरीके से खुल चुका है। ऐसे में जरूरत है कि लोग पूरी तरीके से कोरोना गाइडलाइन की जो पालना है वो करें, और अगर कोरोना गाइडलाइन की पालना करेंगे तो उसके बाद में ही स्थिति से निपटा जा पाएगा। और खास तौर पे क्योंकि पूरी तरीके से अगर बीकानेर की बात कर ले तो सबसे जो आंकड़े हैं जिस तरीके से बढ़े थे वो एक परेशानी का सबब था, लेकिन उसके बाद में ये जो आप तस्वीरें देख सकते हैं ये कोर्ट गेट के केएम रोड की है और यहाँ पर जिस तरीके से भीड़ भाड़ इलाका कहा जा सकता है ये एक बड़ी समस्या का जो कही जा सकती है। और ऐसे में जो लोग हैं पूरी तरीके से बाहर निकल रहे हैं
और जरूरत है कि लोग पूरी तरीके से कोरोना गाइडलाइन की पालना करें ताकि कुछ तरीके से पुलिस के जो जवान है वो भी लगे हुए हैं। सर किस तरह की समस्या आ रही है? अभी लोग ज्यादा आ रहे हैं, वैसे तो अभी अनलॉक की स्थिति बनी है और खास तौर पे लोग ज़्यादा आ रहे हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है, मगर लोगों की डिस्टेंस के लिए और मास्क के लिए उनको विशेष रूप से पाबंद किया गया है। जिनके पास मास्क नहीं है उनको हम खुद मास्क लगा के उनको भेज रहे हैं। और डिस्टेंस वाली कोई बात है वो सारी अंदरूनी गलियों के अंदर हो सकती है, मगर वहाँ पर भी पेट्रोलिंग, पुलिस पेट्रोलिंग लगी हुई है और वो उनको गश्त कर रहे हैं। बाजार खुलने के बाद में भीड़ बढ़ी है? भीड़ बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है भीड़, कंटिन्यू भीड़ बढ़ती जा रही है। बाजार से बाहर के लोग भी, जो आसपास के गांव के लोग हैं वो भी आ रहे हैं यहाँ पर। देखो समस्या जरूर बनी हुई है अगर पुलिस कर्मियों की बात कर ले, क्योंकि जिस तरीके से बाजार खुला है उसके बाद में जो बाजार के जो हालात हैं वो भी थोड़े से बड़े हैं। जिस तरीके से आप तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पूरी केएम रोड पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से काफी दिनों तक जो बाजार था वो पूरी तरीके से बंद था और आज अब पूरी तरीके से बाजार खुला है, तो ऐसे में जो लोग बाहर निकल रहे हैं। फिलहाल उम्मीद ये की जा सकती है कि लोग पूरी तरीके से जो कोरोना गाइडलाइन की पालना करें ताकि किसी भी तरीके से कोरोना का जो खतरा है जो बरकरार है उसे पूरी तरीके से नेस्ते नाबूद किया जा सके। फिलहाल अगर बीकानेर के लिए अगर कोरोना आंकड़ों की बात करें तो राहत देने वाली खबर जरूर कही जा सकती है। चलिए सतवीर आप बने रहिए, रुक कर लेते हैं राजधानी जयपुर का। सचिन कुमार हमारे साथ हमारे सहयोगी जयपुर से जुड़ गए हैं, उनका रुक करते हैं। सचिन, बात करें कोविड के आंकड़ों की तो उसमें गिरावट आई है, राहत की बात है, लेकिन राजधानी जयपुर में अभी भी सबसे ज्यादा प्रदेश के जो कोविड पॉजिटिव है वो आज भी मिल रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन जाता है, क्योंकि अनलॉक की शुरुआत भी हो चुकी है, लोग भी अपने घरों से बाहर निकलकर कामकाज के लिए निकल रहे हैं, लोग खरीदारी के लिए भी बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए दीपक, राजधानी जयपुर की बात करें तो कोरोना काल जो दूसरा शुरू हुआ था, कोरोना की जो दूसरी लहर थी, उसमें पहले दिन से राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा केसेस थे और जब पूरे प्रदेश में केस घट रहे हैं तो जयपुर में भी संख्या घट रही है। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है और यही वजह है कि जो बाजार खोले गए हैं वह नो मास्क नो ग्राहक की जो है टैगलाइन के साथ आज से जो व्यापारी हैं उन्होंने भी जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी चुनौती कल से सामने आएगी जब सार्वजनिक परिवहन सेवाएं शुरू हो जाएंगी। कल से राजस्थान पूरे प्रदेश भर में रोडवेज और निजी बसों का संचालन शुरू हो जाएगा और 100% क्षमता के साथ इस बार छूट दी गई है। तो सबसे बड़ी जो चुनौती होगी वो सार्वजनिक परिवहन की होगी, क्योंकि अगर रोडवेज की बात करें तो रोडवेज में एक दिन में 11 लाख यात्री यात्रा कर लेते हैं, लेकिन अगर कोरोना के मद्देनजर देखा जाए तो जो कोरोना से पहले की स्थिति थी वो 4 लाख यात्री जो है प्रतिदिन यात्रा कर रहे थे। तो ऐसे में अगर प्रदेश में इस तरह से लोग यात्रा करेंगे और उसमें सावधानी बरतेंगे तो फिर दोबारा से एक दिन देखने पड़ सकते हैं। यही वजह है कि चाहे राजस्थान रोडवेज हो, परिवहन विभाग हो, व्यापारी हो, तमाम तरह के लोग एहतियात बरत रहे हैं और आने वाले यात्रियों से, ग्राहकों से भी यही कहा जा रहा है कि वो भी एहतियात बरतें। बिना मास्क किसी को सामान नहीं बेचा जाए, इस तरह की अपील की गई है। बिना मास्क यात्रा नहीं करने दिया जाए, इस चीज को लेकर पाबंद किया गया है। लेकिन अब देखिए, सबसे जरूरी 2 चीजें हो जाती है, एक तो लोग खुद जागरूक बने और नियमों की पालना करें और दूसरा प्रशासन को सख्ती लगातार जारी रखनी होगी, क्योंकि अगर सख्ती नहीं की जाएगी तो फिर दोबारा से वही स्थिति देखने को मिल सकती है जो कि 2020 में और 2021 के पिछले महीने हम लोग देख रहे थे लगातार। तो कहीं ना कहीं चुनौती बड़ी राजधानी में इसलिए भी हो जाती है कि यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर शहर सबसे बड़ा शहर और यात्रियों की दृष्टि से देखा जाए तो अकेले सिंधी कैंप पर एक दिन में 1 लाख से ज्यादा यात्री आवागमन करते हैं। यानी सिंधी कैंप का जो एरिया है वहां पर 1 से 1.5 लाख लोग रोज इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ करते हैं, वहां से गुजरते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सार्वजनिक परिवहन कल से शुरू हो रहा है इसमें खास तौर पर ध्यान रखना होगा। राजस्थान रोडवेज की बसें तो सैनिटाइज होकर चलती हैं, वहां नियमों की पालना फिर भी कर ली जाती है, लेकिन निजी बसों को लेकर भी इस बार एहतियात बरतना होगा। यही वजह है कि परिवहन विभाग ने कल इसे लेकर एसओपी भी जारी करी है और ये साफ कहा है कि अगर निजी बस संचालक किसी तरह की लापरवाही करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। जी दीपक। चलिए सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया। ललित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और सतवीर, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे तमाम सहयोगी जिस तरीके से बता रहे हैं कि कोविड के केस घटे हैं लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। जरूरत इस बात की है कि सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की आप पालना करें, तमाम कोविड गाइडलाइन जो है उसकी पालना करते हुए कोविड से बचाव करें। आगे बढ़ते हैं। सबको फ्री वैक्सीनेशन देने के ऐलान के चंद घंटे बाद ही उस पर काम भी शुरू हो गया है। भारत सरकार ने 21 जून से लागू होने वाले राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए रिवाइज्ड गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें आबादी और संक्रमण के आंकड़ों का खास ख्याल रखा जाएगा। फ्री वैक्सीनेशन में ना पड़े कोई व्यवधान, केंद्र सरकार ने बनाया फुल प्रूफ प्लान। वैक्सीन सप्लाई में अब नहीं होगी देरी, बस
वैक्सीन की बर्बादी को रोकना जरूरी। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। सिर्फ ऐलान नहीं, अब वो पूरा प्लान भी सामने आ गया है, जिसके तहत 21 जून से केंद्र की तरफ से राज्यों को वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए रिवाइज्ड गाइडलाइंस जारी किए हैं, जिसमें कहा है कि जनसंख्या, बीमारी के बोझ और टीकाकरण की प्रगति के आधार पर राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की खुराक आवंटित की जाएगी। आइए अब वैक्सीनेशन को लेकर नई गाइडलाइन के बारे में जान लेते हैं। मसलन भारत सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75% टीकों की खरीद करेगी और राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को टीके मुफ्त में दिए जाते रहेंगे। वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए केंद्र ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की, जिसके मुताबिक पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स, उसके बाद 45 साल से अधिक आयु के लोग, फिर जिन लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी जानी है और अंत में 18 साल या उससे ऊपर के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। 18 से ऊपर की उम्र के लोगों के टीकाकरण में राज्य को वर्गीकरण की स्वतंत्रता होगी। राज्यों की जनसंख्या, संक्रमितों की संख्या और वैक्सीनेशन की रफ्तार के हिसाब से केंद्र वैक्सीन उपलब्ध कराएगा। वैक्सीन सप्लाई की जानकारी पहले से ही राज्यों को दी जाएगी, जिससे राज्यों को जरूरत के हिसाब से जिला स्तर और वैक्सीनेशन सेंटर तक वैक्सीन पहुंचाने में सुविधा मिलेगी। और सबसे अहम ये कि वैक्सीन वेस्टेज होने पर राज्यों की सप्लाई पर नकारात्मक असर पड़ेगा। इस प्लान के साथ ही केंद्र सरकार ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को एक बड़ा ऑर्डर भी दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को 44 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर जारी किया। इसमें 25 करोड़ कोविशील्ड और 19 करोड़ कोवैक्सीन शामिल है। सरकार ने कंपनियों को ऑर्डर की 30% रकम भी एडवांस में जारी कर दी है, ताकि देश भर में वैक्सीनेशन को रफ्तार दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। रामदेवरा में कोरोना को दावत देने का मामला सामने आया, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी है। राशन किट के लिए भारी भीड़ जुट गई। सोसाइटी पहुंची 2-3 हजार की भीड़। कई महिलाओं ने नहीं लगाए थे इस दौरान मास्क भी। तो जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें बयां करती है कि रामदेवरा में कोरोना को दावत दी जा रही है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं। दरअसल ये जो पूरी तस्वीरें हैं, ये राशन किट के लिए जुटी भीड़ की हैं। अब बात करते हैं उस बेमिसाल बेटी की, जो 13 साल की उम्र में ही अपनी दिव्यांग मां समेत पूरे परिवार को संभाल रही है। मासूम मीनाक्षी ठेले पर चारा बेचकर अपना गुजर बसर कर रही है। देखिए मीनाक्षी की बेमिसाल कहानी। ये बेटी बेमिसाल है। 13 साल की मीनाक्षी को सलाम। ठेला चलाकर संभाल रही परिवार। चार मई की वो मनहूस घड़ी, जिसने बेटी मीनाक्षी की जिंदगी बदल कर रख दी। इस दिन पिता का साया सिर से उठ गया और वो बेबस, बेसहारा हो गई। गरीबी ने उसे और भी गर्त में धकेल दिया। महज 13 साल की उम्र में उस पर एक दिव्यांग बूढ़ी माँ की जिम्मेदारी आ गई। फिर क्या, इस मासूम बेटी ने हिम्मत नहीं हारी। ठेला पर चारा बेचकर वो अपना और अपनी दिव्यांग माँ का पेट पाल रही है। रोज अपनी माँ को ठेले पर बैठाकर चारा बेचने निकल जाती है। 4 मई को मेरे पिताजी की मौत हो गई। मैं मेरी माता को बिठा के ठेले पे सुबह शाम चारा बेचती हूँ और परिवार का गुजारा करती हूँ और शाम को पढ़ाई करती हूँ और 10-50 रुपए का हमारा चारा पकता है। कभी भूखे भी सो जाते हैं। अजब माँ का बहुत परेशानी आ रही है। चारा बेचने जाते हैं तो कोई दिन तो 30 रुपया को बकस है, कोई दिन 50 रुपया को बकस है। जे गुजारा न चलता है, कोई दिन तो मैं भूखा भी सो जाऊँ। 13 साल की मीनाक्षी बूंदी के लाखेरी कस्बे की रहने वाली है। इस हाल में भी उसने सपने देखना नहीं छोड़ा। दिन भर खून पसीना बहाने के बाद मीनाक्षी शाम में पढ़ाई भी करती है। बेटी मीनाक्षी के हौसले को हर कोई सलाम कर रहा है।
लेकिन पिता के गुजर जाने के बाद उसकी जिंदगी में भूचाल आ गया है। दिव्यांग मां सरकार से मदद की गुहार लगा रही है। पड़ोसी भी मदद की अपील कर रहे हैं। ये हमारे पड़ोसी हैं और 4 मई को इनके पिताजी की मौत हो गई थी, लड़की के पिताजी की। और आज इनकी परिस्थिति बहुत ख़राब हो गई है, परिवार हालत बहुत ख़राब हो गए। लड़की रोजाना सुबह, माँ भी दिव्यांग है तो माँ को ठेले पे बिठा के चारा बेचने जाती है। न्यूज़ 18 ने भी अपनी जिम्मेदारी दिखाते हुए बेटी मीनाक्षी के बारे में एडीएम एयू खान को बताया, जिसके बाद एयू खान ने पीड़ित परिवार को खाद्य सामग्री दिलवाने के अलावा विधवा मां को पेंशन दिलवाकर राहत पहुंचाने का भरोसा दिया है। अभी चूंकि हमारे संज्ञान में ये आया है कि इस तरीके का कोई प्रकरण वहाँ लाखेरी में है, जो ना बालिका कह रहे हैं उसको, पिता भी उसके नहीं है। उस संबंध में अभी एसडीएम से भी मैंने बात की है, फिलहाल लाखेरी को भी डायरेक्शंस दिए कि एक तो उसका त्वरित गति से जो पेंशन प्रकरण है माता का वो तैयार कराया जाए। अगर वो बच्ची पढ़ना चाहती है तो उसके लिए भी अलग से प्लान किया जाएगा और त्वरित जो वो है सहायता वो प्रदान करने के लिए भी किसी भामाशाह के थ्रू एसडीएम साहब आज ही उसको प्लान करें। बहरहाल कोरोना की महामारी में मीनाक्षी समेत बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ और बेसहारा हो गए हैं। गहलोत सरकार भी इस पर योजना बनाने जा रही है, लेकिन सवाल ये कि जो कुछ शासन प्रशासन की तरफ से राहत पहुंचाई जा सकती थी, जिसके तमाम दावे भी किए गए, इस पीड़ित परिवार तक क्यों नहीं पहुंचा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बूंदी से चैन सिंह तंवर की रिपोर्ट। राजसमंद में एसपी भूषण यादव का विदाई समारोह आयोजित किया गया। एसपी को अधिकारियों ने भावभीनी विदाई दी। बता दें कि आईपीएस यादव का तबादला जोधपुर कमिश्नरेट में हुआ है, जबकि सुधीर चौधरी को राजसमंद की कमान सौंपी गई है। ऐसे में आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस कर्मचारियों ने माला पहनाकर आईपीएस यादव का स्वागत किया और उनके कुर्सी पर बैठाकर उनकी गाड़ी तक लाकर छोड़कर सम्मानजनक विदाई दी गई। आपको बता दें कि आईपीएस भुवन भूषण यादव को राजसमंद करीब 3.5 साल से अधिक का समय हो गया था। आगे से ऊपर की जय। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।